राइट हैंड साइड में क्या है, 9 रेज टू द पावर ऑफ 4x। फोर अच्छा, एक्स। ये चीज जब ऊपर चली जाएगी तो इसके साथ ऐसा क्या हो जाएगा, लेकिन वो करने से पहले पहले इनकी पावर्स तो आपस में मल्टीप्लाई कर लो करना है। मल्टीप्लाई। तो जब सिक्स मल्टीप्लाई एक्स करोगे तो 6x माइनस 3x। सॉरी सर, 6 - x। 6 - 3x, हाँ। और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 इंटू -4 -8। -8। 9 रेज टू द पावर ऑफ 4x, पहले ब्रैकेट लिख लो अच्छे से ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फिर इस चीज को ऊपर भेज दोगे तो इसकी पावर इसके एक्सपोनेंट के साथ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट। ठीक है। जो भी इसका साइन है, मतलब 6 का साइन क्या है, प्लस, वो बस माइनस हो जाएगा, माइनस, और ये -3x बन जाएगा +3x। बस। ये समझ में आया सबको? यस सर। अब यहाँ बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड एंड ऐड करो, -8 के साथ ये ऐड कर दो, क्या चीज़, -6 + 3x। तो ब्रैकेट ओपन करो तो क्या चीज़ निकलेगी बाहर, प्लस माइनस वही, साइन तो चेंज नहीं होगा, -8 -6 + 3x। -14 + 3x, राइट। यस सर। अब दोनों साइड में बेसिस सेम है तो पावर्स यस क्या सर। कर लोगे, इक्वेट। इक्वेट। सो 3x, -14 + 3x कैसा आया? देखो ना यहाँ, -8 -6, ओके सर। 3x उधर गया तो -3x। x = -14। ठीक है, यस। और कोई डाउट? नो सर। जी हाँ, किसी को और कोई डाउट पूछना है? तो मेरे को डाउट है। हाँ पूछो। एक्सप्रेस 122 हम्म टू द पावर 2/3 होल as की पावर। yes sir टू द हम्म पावर हम्म as q। एक मिनट, उसके बाद क्या कहा तुमने? नहीं सर, एक्सप्रेस नहीं है, एक्सप्रेस अच्छा, 120 एक्सप्रेस, हाँ एक्सप्रेस। 122 टू द पावर 2/3 हम्म as qth root of क्यूएथ, yes sir रूट ऑफ, x to the power p हम्म using x to the power p by q यूजिंग x to the power of p by q। is equals to x to the power p हम्म whole मतलब ब्रैकेट से हम्म 1/2। यही करना है ना, यस सर, नहीं 1/q भी लिखना है। यही चीज ना राइट हैंड साइड में। यस सर। ठीक, जो क्यूएथ रूट होता है, याद करो एक बार बताया था, प्रिंसिपल रूट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 की पावर हाफ। तो इसको पढ़ते हैं ऐसे हैं कि सेकंड प्रिंसिपल रूट। हाँ, इसका एक फेमस नाम है, और वो नाम क्या है, स्क्वायर रूट। जैसे क्यूब रूट ऑफ 8 सबको पता है 2 होता है, यस सर। 2। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 की पावर 1/3। तो इसको कैसे पढ़ते हैं जनरल भाषा में, थर्ड प्रिंसिपल रूट, ठीक है। बट इसका फेमस नाम क्या है थर्ड प्रिंसिपल रूट का, क्यूब रूट। क्यूब रूट। रूट। उसी तरह जब यहाँ क्यूएथ रूट कह रहे हैं, ठीक है, क्यूएथ रूट किसी भी नंबर का, सपोज वो नंबर है m, तो m का क्यूएथ रूट कैसे लिखोगे, m की पावर 1/q। अरे भाई, क्यूब रूट है, थर्ड प्रिंसिपल रूट है, देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आता है 1 के साथ, 3। 3। सेकंड प्रिंसिपल रूट है, डिनोमिनेटर में क्या आता है 2, 2 2 3 2। 3, दिख रहा है ना पैटर्न। तो क्यूएथ प्रिंसिपल यस रूट सर। ये हो जाएगी। क्यूब। अब वो कह रहे हैं उसे इस फॉर्म में लिखो, तो
122, 61 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये समझ में आ रहा है ना रूल क्या है? आई मीन Yes, sir. 2/3 को 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं। मैं बस 2 को अंदर ले गया, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ प्रिंसिपल रूट जानना है, और प्रिंसिपल रूट मैं तभी जान पाऊंगा जब 1 अपॉन समथिंग हो पावर में, और वो समथिंग यहाँ पे समझ में आ गया, 3, आई मीन 3 है डिनोमिनेटर में, तो ये थर्ड प्रिंसिपल रूट है। किसका थर्ड प्रिंसिपल रूट है? इस बेस का, और बेस क्या है? 122 का स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? क्यूएथ रूट ऑफ एक्स रेज टू द पावर ऑफ पी। एक्स रेज टू द पावर ऑफ पी का रोल कौन निभा रहा है? 122 रेज टू द पावर ऑफ 2, जहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है? 122, और पी की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है। Yes, sir. और क्या कह रहे हैं? तो बस ये वही चीज़ है, 122 रेज टू द पावर ऑफ 2/3 is same as 122 square raised to the power of 1/3. और सर मेरे को एक और डाउट था। हाँ बोलो। दिस इज थर्ड प्रिंसिपल रूट ऑफ 122 स्क्वायर। Tell the simplified form of हम्म p plus 1 by q whole to the power p एक मिनट, minus p प्लस 1 by q हम्म whole to the power p minus q हम्म into p minus हम्म 1 by q whole to the power p plus q। ये तुमने पूछा था ना नहीं सही अलग है। शायद। मैं हाँ, उसके बाद डिवीजन में भी है कुछ, डिवीजन में भी है कुछ, डिवीजन में नहीं। ठीक है। यहाँ पे वो काम करना, पहले एलसीएम ले लो अंदर। क्यू लोगे एलसीएम तो अंदर क्या आएगा? पी क्यू प्लस 1। यहाँ भी अंदर एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा? पी क्यू माइनस 1। तो सर इसमें हमें एकदम सिंपलीफाइड में करना होगा या फिर इसे मल्टीप्लिकेशन में जितना कर सके उतना ही करना होगा? मल्टीप्लाई किसे करोगे ये बताओ? ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये तो बताओ। फिर अगर हम हम्म, नीचे ले जाए किसे किसी हमको किसे नीचे ले जाएं? इसे? सेकंड वाले। इसे? ये पहले आइडेंटिफाई करो ये किस फॉर्म में है, फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, ये समझ रही हो? यस सर। समथिंग इनटू समथिंग है मतलब फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम किसे नीचे ले जाने की बात कर रही हो? ये फर्स्ट नंबर इन द फैक्टर या सेकंड नंबर इन द फैक्टर? सेकंड नंबर। नीचे ले जाके फिर क्या करोगे? ठीक है, इसकी पावर फिर नीचे ले जाओगे तो माइनस पी माइनस क्यू हो जाएगा। फिर कैसे हैंडल करोगे उसे, माइनस पी माइनस क्यू को? क्योंकि नीचे जब ले जाओगे तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा ना। Yes, sir. देखो आज मैं एक चीज़ तुम लोग को बता दूं, मैंने पहले भी बताया बट अब थोड़ा ऑफिशियली बता देता हूँ। एलजेब्रा में कभी भी एक्सेल करना हो, आगे बहुत दिमाग खराब होगा, याद रखना एलजेब्रा में बहुत ज़्यादा। अगर ये 3 चीज़ आज नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक बार में तुम लोग समझ जाओगे, बट ये 3 चीज़ का ख्याल रखना आगे से। पहली चीज़ एलजेब्रा में एक स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजाइज करो क्वेश्चन के बारे, मैं बताऊंगा ये अभी है क्या। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न रिकग्निशन। फिर होता है तुम्हारा मैनिपुलेशन। जिसने इन 3 चीज़ों को समझ लिया ना, उसके लिए दुनिया का कोई भी अलजेब्रा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, एनी क्वेश्चन। स्ट्रैटेजाइज से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। स्ट्रैटेजाइज वाली टेक्निक तब आएगी जब तुम फ्यूचर के स्टेप्स देख पा रहे हो अपने माइंड में। जैसे मैं इसका अक्सर यही एग्जांपल देता हूँ, जैसे चेस का जो गेम है, ठीक है। चेस का जो गेम होता है उसमें ग्रैंड मास्टर्स, पर्टिकुलरली जो प्लेयर्स होते हैं, बहुत कम ग्रैंड मास्टर्स हैं इस दुनिया में, पता है ना। ग्रैंड मास्टर्स हम टॉप लेवल के चेस प्लेयर्स होते हैं, उसके नीचे होते हैं आईएम इंटरनेशनल मास्टर, उसके नीचे होते हैं सीएम कैंडिडेट मास्टर।
तो जो ग्रैंड मास्टर या जो भी अच्छे लेवल का चेस प्लेयर है जिसके 2000 एलो रेटिंग है, वो अपने माइंड में ही मूव्स को प्रेडिक्ट कर लेता है कि अगर मैं सपोज बिशप, बिशप किसे कहते हैं चेस बोर्ड में? ऊंट को कहते हैं, अगर हिंदी वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा तो। अगर मैं बिशप को यहाँ चलूंगा तो फिर आगे नेक्स्ट मूव में मेरा ओपोनेंट क्या चलेगा, और उसके बाद फिर मैं क्या चलूंगा। तो ऐसे कम से कम वो 10 to 20 मूव्स, सोच पा रहे हो, 10 से 20 मूव्स वो आगे का गेम अपने माइंड में रखते हैं, ये सोच कर कि अगर मैं ये चलूंगा तो फ्यूचर क्या होगा। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी बनाना कि बेस्ट मूव मेरे लिए क्या होगी। ऑफ कोर्स तुम आगे के 10 to 20 स्टेप्स तो नहीं देख सकते हो इस क्वेश्चन के, उसके लिए तो बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, उसके लिए मैथ्स को ही अपना प्राइम सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 1 to 2 स्टेप्स आगे देखने की कोशिश करो अभी एज अ बिगिनर। मैंने जैसे इसके आगे 1-2 स्टेप्स देख लिए, मुझे पता है कि मैं एलसीएम लूंगा तो मुझे PQ+1 PQ-1 मिलेगा, और फिर इनका एक पैटर्न बनेगा A+B into A-B वाला फॉर्म। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक आइडेंटिटी है, सॉरी। A+B into A-B, किसके किसके स्कूल में हो गया ये चैप्टर, आइडेंटिटी वाला? ये आइडेंटिटी पता है तुम लोगों को? सर ऐसे तो पता है लेकिन हुआ नहीं स्कूल में। हाँ सर, ये वाली आइडेंटिटी पता है। हम्म, जैसे यहाँ पे PQ A का रोल निभा रहा है और B का रोल कौन निभा रहा है? 1। तो A+B into A-B का फॉर्म यहाँ बनता हुआ दिख रहा है मुझे, तो मैं फ्यूचर में इसका यूज कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो जैसे यहाँ देखो, तो एलसीएम जब ले लूंगा तो ये PQ+1 PQ-1 आ गया अंदर में, ये दिख रहा है सबको, समझ में आया ये स्टेप तो? फिर PQ+1 की पावर क्या है? P लेकिन माइनस क्यू। प्लस क्यू रहेगा ना, वो पी माइनस क्यू थोड़ी ना हो जाएगा। यहाँ सेकेंड टर्म में तो PQ-1 होगा ना। पावर में जो सेकंड वाला है, सेकेंड वाला, जिसमें आपने पी क्यू माइनस वन अपॉन क्यू लिखा है उसकी पावर हाँ एक्सपोनेंट पी प्लस। अच्छा, ये P+Q है, ओके ओके ठीक है। PQ-1 इसकी पावर होगी P+Q। अब देखना, जो Q है ना दोनों डिनोमिनेटर्स में, मैं उनकी पावर अलग लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड, है ना। तो डिनोमिनेटर्स में Q की क्या पावर हो जाएगी? इन दोनों का सम, P-Q और P+Q। तो -Q और +Q कट जाएगा, पता है ना क्यों? देखो, P-Q और P+Q, प्लस और माइनस Q कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? P और P, 2P। टू पी। ऊपर देखो क्या हो रहा है, PQ+1 की पावर P-Q। तो अब देखो मैं, ठीक है, अब मैं इसको फर्दर ब्रेक करने जा रहा हूँ। हेलो। हाँ ओ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हेलो। हम्म, ये आई होप अब समझ में आ जाएगा अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से अभी सर ये बताऊँ। क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का ही है, सिंप्लीफाई करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है ना वरुण? यस सर। ठीक, ये देखो यहाँ बेस दिख रहा है सबको, PQ-1 दिख रहा है ना यस सबको? सर। ठीक, यस सर। इसे एक नंबर मान लो थोड़ी देर के लिए। PQ-1 मतलब तुम मान लो x, तो x की क्या पावर चढ़ी हुई है? P+Q। क्या मैं इसे ऐसे नहीं पी लिख सकता प्लस हूँ, क्यू। x की पावर P इंटू एक्स की पावर Q, ऐसे लिख सकता हूँ ना? अरे ऐसे लिख सकता हूँ ना, यस सर। x की पावर P देखो ये है, इंटू एक्स की पावर Q यस सर। ये है। सॉरी, ये P+Q था ना, सॉरी, तो मुझे यहाँ पे ये +Q लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये चीज़,
पी क्यू प्लस वन की पावर है पी माइनस क्यू। अगर तुम थोड़ी देर के लिए पी क्यू प्लस वन को स्मॉल एम मान लो, तो m की पावर क्या चढ़ी हुई है, p माइनस क्यू। क्या मैं ऐसे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, m की पावर p इंटू एम की पावर माइनस क्यू, है ना। यस सर। तो ये टर्म्स दो दिख जाएंगे, m की पावर p और m की पावर, मैंने माइनस क्यू लिखना था तो यहाँ माइनस क्यू। समझ में आया? ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखो, यस सर। ये जो दो अलग अलग बेसेस हैं, कौन से, क्या इनकी एक्सपोनेंट्स सेम नहीं है p? यस सर। तो यस सर, अब मैं इन पावर दोनों सेम को है। एक साथ लिख सकता हूँ। दोनों को एक साथ मतलब पी क्यू प्लस वन इंटू पी क्यू माइनस वन, और ऐसा कर्ली ब्रैकेट दूंगा। मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, पी क्यू प्लस वन इंटू पी क्यू माइनस वन, कर्ली ब्रैकेट p। ये p दोनों के लिए है ना। यस सर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे पी क्यू माइनस वन, ये जो पी क्यू प्लस वन और पी क्यू माइनस वन, इन दोनों के भी देखो वो सेम है क्या, इंडेक्स एक्सपोनेंट। नहीं, एग्जैक्टली सेम नहीं है सर। एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। तो कोई नहीं, इसके माइनस क्यू को एलिमिनेट करने के लिए उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर टर्म को गौर करो। इसको जब नीचे ले जाएंगे पी क्यू प्लस वन, तो वो माइनस क्यू क्या बन जाएगा, प्लस क्यू। बस। ऑलरेडी ये टर्म था यहाँ पे पी क्यू। सर तो हम दो पहले वाले टर्म के साथ भी तो ऐसा कर सकते थे। करने की क्यों जरूरत है जब दोनों की पावर सेम है, प्लस पी प्लस पी। ओके सर। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्यू रेज टू द पावर ऑफ, क्या है नीचे, टू पी। अब वो दिखा पैटर्न शायद, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस सर। अगर वो पैटर्न लगाओगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वन होल रेज टू द पावर ऑफ पी, तो एक मिनट, कॉपी हो जाएगा ना। तो a प्लस बी माइनस बी और पी क्यू माइनस वन अपॉन पी क्यू प्लस वन, टू पी। नहीं नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे सानवी, ऑफ कोर्स। ठीक है, एक बार कंफर्म करो यही क्वेश्चन है। यस सर, यही है। देख लो, फिर से देख लो। देखिए। फर्स्ट बेस देखो, उसका इंडेक्स देखो। फिर सेकंड बेस देखो, उसका इंडेक्स देखो। नहीं सर, यही है, मैंने देख लिया। ठीक है, एक मिनट रुको। ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, ठीक है, स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। क्योंकि, और हेडिंग क्या है, सिंप्लीफाई ना। हाँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इसका इस डैश। हम्म, चलो ठीक है, ऐसा करते हैं। p प्लस वन अपॉन क्यू, p प्लस वन अपॉन क्यू, दिस इज दिस, दोनों की पावर सेम है तो दोनों एक ब्रैकेट में ही आ जाएंगे, तो a प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा, फिर मेरे पास आएगा पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन क्यू स्क्वायर की पावर p, और माइनस क्यू, तो p माइनस वन अपॉन क्यू अपॉन p प्लस वन अपॉन क्यू की पावर q। तो क्या पैटर्न बनेगा, हम्म, हम्म, आ,
अच्छा नहीं, कैंसिल तो नहीं होंगे। ऑप्शंस क्या है? सर ऑप्शंस नहीं है। अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन p माइनस वन बाई क्यू का होल स्क्वायर नहीं। सर जो आपने क्यू को कॉमन लेके किया था, मतलब जो टू दी पावर क्यू कॉमन लेके किया था, मैंने वहीं तक करके छोड़ दिया था। एक मिनट, पी क्यू माइनस वन पी क्यू प्लस वन तो नहीं। पी दूसरी स्ट्रैटेजी, p माइनस क्यू पी प्लस क्यू, तो ये कट जाएगा, p की पावर 2p। नहीं, एक p इससे आया, एक p उससे आया, एक मिनट को। ठीक, तो अगर एक सर तो चीज पहले गौर, हम इसकी पूरी पूरी वैल्यू फाइंड करेंगे। नहीं, पावर 5 जाओगे तुम, 49 इंटू 49 इंटू 5 बार करोगे मल्टीप्लाई, कर लेना ठीक है। देखो जो सारे बेसेस हैं वो 7 के टेबल में आते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाओ। 343 क्या है? 7 क्यूब, 7 2401, क्यूब। 2401 है 7 की पावर 4। सर 49 इज ठीक है, 7 स्क्वायर। लेकिन इनकी भी पावर क्या चढ़ी हुई है रिस्पेक्टिव, 3 3 to 5। 2। ठीक है, अब हो जाएगा डिसेंडिंग मल्टीप्लाई। ऑर्डर। अब दिख ही रहा है सबको कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस। लेकिन सर अगर बेसिस डिफरेंट है तो क्या करना है? क्वेश्चन है ये बताओ पहले। नहीं। हाँ, बेसिस डिफरेंट आएंगे तो कुछ ऐसी कॉमन चीज़ होगी, तुम एलसीएम या एचसीएफ लेकर कुछ ऐसे कॉमन चीज़ निकाल सकते हो जिससे तुम कंपैरिजन कर सको। और कोई डाउट किसी को? नहीं, हाँ। ठीक है। वर्कशीट बन, आई होप सबने बना लिया वर्कशीट। यस सर। यस सर। यस सर। चलो देखो फिर इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चंस विजिट करने से पहले कुछ की वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं पहले। व्हाट इज कोल? कोल इज अ फॉसिल फ्यूल formed by decomposition of vegetation, and then that vegetation got carbonized, है ना, over a period of million of years under high temperature and pressure. ठीक है, which got deposited under different layers of अर्थ। soil या earth. ठीक है, coal gas, it's a product obtained फ्रॉम कोल्ड फ्रॉम from the डिस्ट्रक्टिव destructive distillation डिस्टिलेशन of ऑफ coal, कोल। and it's a gas as you can see, and it's used as a fuel in industries and household as well. Coal tar, सर हम कोल तार और again coal tar भी एक product है obtained from the destructive distillation, but coal tar is uh, has very vast applications. ठीक है, याद है
परफ्यूम्स, एक्सप्लोजिव्स, पेंट्स, सिंथेटिक डाइज, और क्या था, रोड्स। नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है। रोड्स लिख सकते हैं। हाँ, टू मेक रोड, नहीं, नॉट रियली। सर पर बुक में तो लिखा हुआ है इसके यूजेस में रोड्स भी। ये वो सर उसकी जगह बिटुमिन, बिटुमेन यूज हो रहा है। बिटुमिन, और दूसरा क्या था, सर कोल कोलतार। कोलतार। हाँ, कोलतार पुराना हो गया, अब कोई यूज़ करता नहीं है, कोई कर रहा है तो मतलब सस्ती रोड बना रहा है, ठीक है। एनीवेज, लिखने के लिए लिख सकते हो। फॉसिल फ्यूल, आई होप क्लियर है। बuried remains of यस। dead plants and animals। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, सर कोल तार, कोल गैस, कोक में सर जो डेफिनेशन हम लिखेंगे सर उसमें हमें पहले यही लिखना है, दे आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कुछ ऐसे डेफिनेशन स्ट्रिक्ट सेंस में मत बोलो। हाँ, दे आर द प्रोडक्ट्स, बस बोलेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ कोक तो यूजर्स लिख दोगे, हाउ इज इट ऑब्टेन्ड वो पता है, यस। और क्या पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि जैसे विच प्रोडक्ट of destructive distillation of coal is used as extraction of metals, for extraction of metals। हम्म, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए याद रखना कोक, कोक। ठीक है। कोक ठीक है सर। वही रेसिड्यू बच जाती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म। और ये ऑलमोस्ट प्योर कार्बन है, पता है ना, ये भी लिखा है बुक में कोक के बारे में। सर तो फिर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल कौन सा है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। मैं कह रहा हूँ इट्स ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तुम खुद से क्वेश्चंस बना रही हो क्या? प्योर फॉर्म ऑफ कोल कहाँ तुमने सुन लिया? प्योर सर फॉर्म ऑफ हमारे कार्ब, टीचर ने पूछा था। हाँ, क्या पूछा था? सो व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नहीं, हाई ग्रेड, ये ज़्यादा बेटर लगता है सुनने में, तो उसका आंसर है एंथ्रासाइट। ओके सर। 4 तरह के कोल्स होते हैं, लिग्नाइट पीट सबसे लो क्वालिटी पीट है, फिर लिग्नाइट है, फिर बिटुमिनस, और फिर एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे हाई ग्रेड ऑफ कोल है, इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये कर लोगे, दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स ऑफ कोर्स, ठीक है, बोथ ऑफ देम। एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी, it's an सर इसकी एक बार installation। डेफिनेशन। Natural gas is a gaseous fossil fuel obtained, नो सर, पेट्रोलियम रिफाइनरी की। it's an installation, ये एक installation है which is used to get different petrochemicals from the crude oil या from the petroleum, ठीक है। एक बहुत बड़ी इंस्टॉलेशन फैसिलिटी है जिसमें बर्न करते हैं, किसे, मैंने बर्न नहीं, जिसको जिसमें हम पेट्रोलियम को हीट करते हैं और डिफरेंट हाइट्स के टावर, आई मीन, चलो मैं बस लिखवा देता हूँ ये है क्या। इट्स एन इंस्टॉलेशन इन विच it's an installation in which petroleum is heated and evaporated to collect its different condensed forms at different heights।
सर ये पेट्रोलियम रिफाइनरी की डेफिनेशन है। जो सबसे लास्ट में है यहाँ से रेसिड्यू मिलता है, ठीक है, यहीं से पैराफिन, वैक्स और बिटुमेन। फर्स्ट यहाँ से डीजल, सेकंड केरोसिन पेट्रोल, थर्ड आई थिंक यहाँ पे केरोसिन ऑयल और फिर यहाँ पे पेट्रोल और सबसे ऊपर नेचुरल गैस। यहाँ पे 400 डिग्री के टेम्परेचर से गर्म करके गुजारा जाता है किसे? क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल मतलब वही पेट्रोलियम। 400 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाता है, फिर उसको वो इवेपोरेट मतलब वेपर फॉर्म में, यही है फ्रैक्शनेटिंग टावर, इसे पास कराया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को पेट्रोलियम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। डिफरेंट हाइट्स में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट कॉन्डेंस्ड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम हमें मिलते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी तो यही होता है। हाँ यही तो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फॉसिल फ्यूल की देखो, ये बहुत अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है। The dead remains of plants and animals that were buried millions of years ago, ठीक है। And of course fossil fuels are exhaustible resources, and these are the products obtained from coal, और प्रोसेस का नाम पता होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। Destructive distillation of coal. ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स? Environment friendly. एनवायरमेंट Yeah, फ्रेंडली, environment friendly. easy to It burns. Easy to transport. leave no residue while burning, सही है समृद्धि। So it leaves easy to no residue transport, while burning. हाँ वही, नो रेसिड्यू वाइल बर्निंग। हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलना है, ठीक है। Okay. ओके, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स? Bitumen. बिटुमेन। Bitumen. अगर इसे कभी कभी एग्जाम में इसे कट करके ना कोल प्रोडक्ट बोल देते हैं, तब आंसर क्या हो जाएगा? Coal tar. Coal tar. कोल तार, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड, पता है ना? Yes, sir. स्वैम्पी एरियाज में, लो लाइंग एरियाज में, जब किसी नेचुरल कैलामिटी के चलते ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेड, आई मीन द ट्रीज गॉट बरिड and many layers of earth got deposited, they felt, I mean they underwent transformation, they decomposed into the carbonized form over million of years ago, Because of high pressure and and due to high pressure and temperature they got converted into coal. coal. इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन, Yes. ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश, Natural gas, कोल, coal, natural gas, petroleum. हाँ, सॉलिड से शुरू करो फिर लिक्विड में जाओ फिर गैस, ठीक है, थोड़ा सा और प्रॉपर ऑर्डर दिखता है। फिर प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोल इज कॉल्ड रिफाइनिंग, Refining. या फिर सर हम इसको फ्रैक्शनल पूरा डिस्टिलेशन भी लिख पेट्रोलियम सकते रिफाइनिंग कहेंगे। हैं। सर हम इसको पूरा पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहेंगे। हाँ, पेट्रोलियम रिफाइनिंग भी कह सकते हो, ये सिर्फ रिफाइनिंग या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। ओके सर। ये एक्चुअली में प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, लीस्ट Yes, sir. फ्यूल, CNG. हाँ लीस्ट CNG. पोल्यूटिंग फ्यूल है सीएनजी। जी। अच्छा, फॉसिल फ्यूल ट्रू फॉल्स में बताना है, लैब में बन सकता है क्या फॉसिल फ्यूल? False. फॉल्स। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग देन पेट्रोल। False. False. कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म, True. ठीक है। कभी कभी यहाँ कोल तार लिख देते हैं तो उसका ध्यान रखना। आपने फॉल्स पे टिक लगा दिया। अच्छा अच्छा, ट्रू, मैं कह रहा हूँ कभी कभी यहाँ कोक की जगह कोल तार लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो तभी वो purest form of carbon है। हाँ, ऑलमोस्ट। कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस
यही चीज है ना, फिर यहाँ कोक लिख देंगे तो फिर क्या बोलोगे? फॉल्स, क्योंकि ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन का, मिक्सचर थोड़ी है। मिक्सचर केरोसिन मतलब जो रिफ्लेक्टेबल है। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स का है, जो समझ रहे हो? यस। कोक Yes, sir. is almost pure form. Coke is not a mixture. Coal tar is a mixture. It is true. फिर आओ, केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। बताओ। फॉल। False. एक मिनट, नॉट को भूल जाओ। जब भी नॉट वाले सवाल आते हैं ना ट्रू फॉल्स में, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी तुम लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले नॉट को भूल जाओ और फिर सेंटेंस पढ़ो। बोलो, केरोसिन इज अ फॉसिल फ्यूल, क्या लगता है, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू, क्योंकि वो पेट्रोल। ट्रू। True. हाउ इज इट ट्रू? True. Kerosene is obtained from petroleum, right? Hello? Petroleum fossil fuel, I agree. But does that make you think that kerosene is also a fossil fuel? हेलो, आवाज आ रही है? यस। हाँ, तो बताओ, केरोसिन को तो ऑब्टेन किया जाता है, उसको एक स्पेशल प्रोसेस से गुजारा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तब जाके केरोसिन ऑब्टेन होता है। तो डज दैट मेक केरोसिन अ फॉसिल फ्यूल? No, sir. No, sir. व्हाई? So because it is obtained from Sir, because it is obtained. सर होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होना यस। चाहिए, नहीं, लॉजिकली सोचो। पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है, तो केरोसिन of बस petroleum. पर के तो वो चलते भी फॉसिल सर फ्यूल। होना चाहिए सर, क्योंकि अच्छा, केरोसिन पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है। हाँ, तो दैट मेक्स केरोसिन अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन देखो क्या है, तब क्लियर होगा। ऊपर देखो फॉसिल फ्यूल क्या लिखा है। फॉसिल फ्यूल वेर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स, ठीक है, दैट्स द एग्जैक्ट डेफिनेशन। केरोसिन फॉर्म नहीं हुआ था, राइट, पेट्रोलियम फॉर्म हुआ था, ये समझ रहे हो सब लोग? यस सर। तो दैट डज नॉट मेक केरोसिन अ फॉसिल फ्यूल, because kerosene was not formed from the dead remains of aquatic plants and animals. It was लिविंग petroleum that was formed. ऑर्गेनिजम्स। तो अगर कोई पूछे डायरेक्टली kerosene is a fossil fuel, no, petroleum is a fossil fuel, coal is a fossil fuel, natural gas is a fossil fuel. अब तुम बोलो नहीं सर, coal gas is a fossil fuel, coke is a fossil fuel, coal tar is a fossil fuel. Those are the products obtained ऑब्टेन्ड। from the fossil fuel coal, but that does not make it a fossil fuel. तो केरोसिन इज अ फॉसिल फ्यूल क्या है, फॉल्स है। लेकिन अब नॉट को पिक्चर में लेकर आओ, तो फॉल्स का नॉट क्या हो जाएगा, मतलब फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रू। यस ट्रू। तो जब भी नॉट वर्ड लगे ना फॉसिल मतलब ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस में, ये स्ट्रैटेजी अपनाया करो, सबसे बेस्ट है। नॉट को पहले कट कर दो और सेंटेंस पढ़ो और पूछो अपने आप से कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स। सपोज वो फॉल्स है, तो फिर अब नॉट के साथ क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स का उल्टा। समझ में आया? यस। Next, explain why fossil fuels are exhaustible natural resources. So because they take millions of years to be formed Hmm. and they cannot be replenished easily. And they are limited in लिमिटेड reserve. and they're limited. Have limited reserve. क्या हो रहा है आज पेन को? Limited reserve. ठीक. And they are not easily replenished. Exactly. बहुत जल्दी जल्दी ये replenish नहीं होता, जैसे sunlight, wind, water. They are easily available and they are easily replenished by natural cycles. But this is not the case with fossil fuels. Next, describe characteristic and uses of coke. तो characteristics में ये आ जाएगा, coke है, black है। Hmm. Coke is used in steel industry. हाँ, use में it's used to extract metals. ऐसे लिखना, it's used to extract metals in steel industry.
और एक यूज भी लिखा है ना कोक का बुक में, सर ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट। गुड रिड्यूसिंग एजेंट, यस, वो उसी में आ जाता है समृद्धि। इट्स यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स इन स्टील इंडस्ट्री। मैं कह रहा हूँ उसके अलावा भी और एक यूज लिखा है ना कोक का बुक में, देखो। नहीं सर, फ्यूल। स्टील से रिलेटेड दोनों लिखा है। कोक इज वेरी यूजफुल एज अ फ्यूल। यूज एज अ फ्यूल बुक में लिखा है। आई थिंक और एक चीज लिखी हुई थी कोक के बारे, एज फार एज आई रिमेम्बर, लेट मी सी। यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, ठीक है, हाँ ये दो अलग अलग पॉइंट्स है, ठीक है। यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को ही हम क्या कह सकते हैं, इट एक्ट्स लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक, ओके। एंड और एक पार्ट क्या था, यूज तो हो गया, डिस्क्राइब, हाँ डिस्क्राइब कोक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। कैरेक्टरिस्टिक। तो कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये एक मेन Carbon. इट्स ब्लैक It is पाउडरी। obtained from the coal distillation, destructive distillation of coal. हाँ लेकिन उससे कैरेक्टरिस्टिक क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब उसके फीचर बताओ। ब्लैक पाउडरी, It is black and ये powdery. होता है। ऑलमोस्ट फॉर्म, क्या होता है? मैं पूछ रही हूँ पाउडर ही होता है क्या? हाँ, So an almost purest form of carbon. ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। सर एक बार कोक के यूजेस क्या होते हैं? सर एक तो आपने बताया था। वही तो, इट्स यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। Yes sir. Explain the process of formation of petroleum. Petroleum was formed again million of years ago when aquatic plants and Under the animals water. got when aquatic, ऐसे बोलो, organisms got buried under the seabed and under extreme Seabed. temperature and pressure, and anaerobic बैक्टीरिया। bacteria Anaerobic. acted on them and decomposed and converted them into petroleum. सर बुक में ये भी लिखा है कि वहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर थी उस टाइम में। हाँ, एब्सेंस ऑफ एयर भी, क्योंकि एब्सेंस ऑफ एयर नहीं होगी तो एनारोबिक बैक्टीरिया अपना काम कर पाएगा नहीं, ठीक है। तो आई होप ये लिख लोगे, ठीक है। और इस टेबल में वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि पावर शॉर्टेज जो इंडिया में हुई, इसका डेटा 91 से 97 ईयर तक में दिखाया है, मतलब कितने साल हो गए, 7 साल, इंक्लूडिंग 91 से लेके 97। तो एक चीज़ यहाँ गौर करो, पावर शॉर्टेज समझते हो ना, यस। मतलब 7.9% पावर कम पड़ गई लोगों के लिए। डिमांड थी मान लो 100 की, लेकिन उसमें से मान लो 92 लोगों को ही मिल पाई, तो 8% लोगों को नहीं मिल पाई ना, मतलब 8 लोगों को नहीं मिल पाई, तो 7.9 इज लाइक ऑलमोस्ट 8%। तो उस सेंस में परसेंटेज, परसेंट पता है ना, आउट ऑफ 100, तो मैंने 100 के रिस्पेक्ट में आपको बताया। यहाँ डेटा में देखो करना क्या है, शो दैट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। ओके सर, कौन सा ग्राफ, याद करो 8th में हमने पढ़ा ना, ग्राफ वाला चैप्टर कौन सा था, डेटा हैंडलिंग ना। हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से भी पहले हमने देखा था बार ग्राफ। हिस्टोग्राम में नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ कैटेगरी है ना, हिस्टोग्राम में कैटेगरी नहीं होती है। हिस्टोग्राम में क्या होती है, क्लास, इंटरवल्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो यहाँ किस चीज़ की कैटेगरी है, ईयर की कैटेगरी है सर, तो बार ग्राफ अप्रोप्रिएट होगा ना इसके लिए। सर क्यों 1991 टू 1992 फिर 1992 टू 1993? फिर भी वो कैटेगरी बनी वरुणिका, कैटेगरी, ये ईयर है, ईयर, कॉन्टिन्यूस वैल्यू नहीं है ये साल का नाम है 91। क्लास इंटरवल उसे कहते हैं जब ऐसी सिचुएशन हो, मान लो एक 50 मार्क का टेस्ट हुआ, 25 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 25, और 50 मार्क में ऐसे 0 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 5 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 10 मार्क्स कितने बच्चों को आए, फिर मान लो 12 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 17 मार्क्स, 19 मार्क्स, कुछ ऐसे रैंडम डेटा दे दिया, 30 मार्क्स कितने बच्चों को आए।
मान लो 50 मार्क्स, तो ऐसे पता चला 0 मार्क्स 2 बच्चों को आए, 5 मार्क्स 3 बच्चों को आए, 10 मार्क्स लेट्स से 5 बच्चों को आए, ऐसे करते करते कुछ कुछ डेटा है। तो ये कैटेगरी नहीं है, these are the marks obtained by the students and marks obtained are continuous in nature। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 से कॉन्टिन्यूटी है। ईयर में कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ईयर में लाइक उस सेंस में कॉन्टिन्यूटी नहीं है। किस सेंस में? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये ईयर का नाम है 91 1990 फर्स्ट ईयर। तो कैटेगरी इसमें बनेगी, और कैटेगरी अगर बनेगी तो बार ग्राफ, तो उसमें फिर प्लॉट करके शॉर्टेज परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ वाई एक्सिस लिख देंगे, और साफ लिखा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, ईयर का नाम। एक्सक्यूज मी सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो सर आपने क्या करवाया? कुछ नहीं, हम इस टेबल के बारे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये कर लोगे तुम लोग। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? हमें बार ग्राफ इसका बनाना है ट्यूलिप। ये सारे कैटेगरीज अलोंग एक्स एक्सिस प्लॉट करेंगे, ये ईयर 1991 का, ये 92 का, ये 93, ऐसे सो ऑन करके करते करते 97 तक, और परसेंटेज शॉर्टेज अलोंग वाई एक्सिस। ये दिख रहा है ना सबको? तो इससे पता यही चलेगा कि ये बार ग्राफ की हाइट जब कम होगी आस्ते आस्ते, ठीक है, तो पावर शॉर्टेज कम हो जाएगी, और जिसके चलते फिर हम डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे। पता है ना? यस सर। डेवलप्ड नेशन की सबसे अहम पहचान क्या होती है? वहाँ घर घर में पहले इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ओके, एंड आई डोंट थिंक तुम लोग इसमें ध्यान देते हो कभी, बट आज टाइम मिला तो एक बार देख लो। कभी इन वेबसाइट्स में ना विजिट किया करो, energyarchive.ca। CA मतलब अच्छा कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट का वेबसाइट है। web.SSSTK12 बहुत अच्छे लर्निंग एजुकेशन पोर्टल्स होते हैं। यू कैन चेक आउट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम और रिलेटेड ऑब्जेक्ट, आई मीन कंटेंट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें कुछ पूछना है किसी को? बताओ। भेज दिया। So there was a question in AB, how can we conserve fossil fuel? 5 to 6 points. Number 1 is judicious use of fossil fuel, ये यूसेज पे आ गया। नंबर 2 केयरफुल माइनिंग। ठीक है, केयरफुल माइनिंग से ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत जगह वेस्टेज भी होता है, पेट्रोलियम स्पिलेज हो जाता है सी में, या कोल ट्रांसपोर्टेशन के केस में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो कोल बर्न हो जाता है। धनबाद में अभी भी एक ऐसी जगह है, अभी तक आग लगी हुई है वहाँ की कोल माइन में। पता है वो आग कितने सालों पहले लगी थी, वो आग अभी तक नहीं बुझी है। अभी तक कोल माइन में कोल जल रहा है, जल रहा है, इतना कोल है धनबाद में। खैर, तो केयरफुल माइनिंग, जुडिशियस यूज, फिर केयरफुल ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, केयरफुल ट्रांसपोर्टेशन, और वो आता है ना एडवर्टीजमेंट में भी आता है कि यूज व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब जस्ट फॉर लेजर पर्पस नहीं, यार एक लॉन्ग ड्राइव के लिए चलते हैं चलो टाइप से, मतलब दैट्स अगेन गोइंग टू कम इन दैट पॉइंट ओनली कि जुडिशियस यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, नॉट डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द यूसेज ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब वी शुड ऑल्सो सीक फॉर ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज सच एज हाइब्रिड व्हीकल्स। हाइब्रिड व्हीकल्स वो हैं एनर्जी, क्या? सोलर एनर्जी। हाँ, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी या हाइब्रिड व्हीकल्स, ये भी लिख सकते हो। हाइब्रिड व्हीकल्स मतलब? हाइब्रिड व्हीकल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और फॉसिल फ्यूल दोनों के एनर्जी को यूज़ करते हुए, जो दोनों की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। BMW की और जो भी आजकल नई गाड़ियां आती हैं
ऑलमोस्ट हाइब्रिड व्हीकल्स हैं वो, कंप्लीटली फॉसिल फ्यूल फ्री नहीं है अनलेस यू गो इन टेस्ला ब्रांड। टेस्ला इंडिया में नहीं आया, लेकिन इंडिया में ऐसे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो जिन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है, बट वो उतना कमर्शलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये 4 पॉइंट्स काफ़ी होंगे। ठीक है, ठीक है, और कोई डाउट किसी का? नहीं? ऑल राइट, देन आई विल सी यू 5 o'clock, बी रेडी। ओके सर। ओके, बाय बाय। Bye, sir. तो कितने मार्क्स का होगा? 30? मैक्स टू मैक्स 30, बट अभी तक क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया नहीं है। मिन टू मिन 20 मार्क्स। ओके और सर। सर क्वेश्चंस कितने होंगे? वो दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है? क्वेश्चन अभी पूछो मत क्योंकि मैंने बनाया नहीं है। ओके, आई विल सी यू देन 5 बजे, बी रेडी। सर मेरा तो 11 o'clock है। हाँ ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना।